स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम यूनिट 1 ही हम पढ़ेंगे एज यूजुअल। और यूनिट 1 में आपके पास में बेसिकली 2 टॉपिक्स हमें यहां पर कवर करने हैं और गारंटेड क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो मैंने लास्ट सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ाया तो गारंटेड क्वेश्चन पढ़ाया था और वो गारंटेड क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिले। इस सेमेस्टर में भी आपको कुछ इसी तरीके से मैं यहां पर प्रिपरेशन लेकर के चलूंगा और आपके पेपर को लेकर आप बेफिक्र रह जाइए कि क्या आएगा नहीं आएगा, वो मैं बताऊंगा कि आपके पेपर में क्या आएगा। तो यूनिट 1 आपका प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और इसमें 2 टॉपिक आपको बस प्रिपेयर करना है और यूनिट 1 आपका कवर हो जाता है। 2 टॉपिक, एक तो आपके पास इंट्रोडक्शन यूनिट 1 का नाम, इसमें आपको व्हाट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो के बीच में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन एक पेपर में आपको कई बार देखने को मिला भी है। एक ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन आपको बनता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इश्यूज इन एन इकोनॉमी, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक इकोनॉमी के अंदर क्या क्या इश्यूज होते हैं। 2 क्वेश्चन हमें यहां पर कवर करना है। आइए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जब सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे तो सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। देखिए एक सिंपल से मैं 2 एग्जांपल लेता हूं। मान लेंगे कि कोई एक ऐसा पर्सन है या फिर मैं अगर ये सोच रहा हूं कि यार मेरी जो है जो मैं कम्युनिटी प्रोड्यूस कर रहा हूं इसका प्राइस क्या होना चाहिए, तो ये मेरी इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉब्लम है ना, क्लियर है। मैं ये सोच रहा हूं कि यार मुझे किस कम्युनिटी को चूज करना चाहिए जिससे कि मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमम पहुंच जाए, तो ये मैं ये अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं ना, कि मैं ये सोच रहा हूं कि मुझे कितना इस कम्युनिटी का प्राइस देना चाहिए, तो ये मेरे इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉब्लम है। तो एज अ प्रोड्यूसर हूं तो मेरे कॉस्ट का प्राइस क्या हो, या फिर एज अ कंज्यूमर हूं तो मुझे क्या प्राइस पे करना चाहिए, या फिर मुझे किस कम्युनिटी को चूज करना चाहिए, ये सारी प्रॉब्लम मेरी एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। मुझे कितनी इसकी डिमांड, कितनी क्वांटिटी बाय करनी चाहिए, ये सारी मेरी अपनी एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। और इस इंडिविजुअल प्रॉब्लम को, ये छोटे स्तर की प्रॉब्लम हो गई क्योंकि अकेले की ही प्रॉब्लम है मेरी, इस प्रॉब्लम को मैं कहूंगा माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। एक दूसरा एग्जांपल देखिएगा, मैं सोच रहा हूं कि यार हमारे देश में इतनी बेरोजगारी है, सबको रोजगार कैसे मिले, सबको एम्प्लॉयमेंट कैसे मिले, मैं ये सोच रहा हूं। तो उसमें इंडिविजुअल कोई पर्सन आया या एग्रीगेट सभी लोग आ गए, देश में रहने वाले सभी लोग आ गए। मैं सोच रहा हूं कि हमारे देश में बहुत गरीब लोग हैं तो इनकी ग्रोथ कैसे करें, गरीब हमारे देश के लोगों का ग्रोथ कैसे हो। तो वहां पर मैं इंडिविजुअल अपने लेवल पे सोच रहा हूं या फिर सबके एग्रीगेट लेवल पे सोच रहा हूं, एग्रीगेट लेवल पे सोच रहा हूं। तो इसमें हमारे देश की नेशनल इनकम क्या हो, हमारी ग्रोथ कैसी हो, हमारा एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर क्या हो हमारे नेशन का, तो वहां पर जब सभी लोग शामिल हो गए तो इसको हम बोलते हैं मैक्रो। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, मैक्रो का मतलब होता है कि लार्ज स्केल पे। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आपका, एक तो माइक्रो, एक मैक्रो। माइक्रो में आप इंडिविजुअल लेवल पे जो भी आपको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आपके सामने आती है आप उसकी स्टडी करते हैं। आपको पता है कि रिसोर्सेज हमारे सबके पास में लिमिटेड है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे इंडिविजुअल लेवल पर आप हो, आपको अपना परिवार चलाना हो तो भी आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, और गवर्नमेंट को देश चलाना है उनके पास में भी रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है एक हाउस होल्ड के पास में भी है और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है गवर्नमेंट के पास में भी है। मीन्स गवर्नमेंट भी सोच रही है कि मैं अपना जो है मेरे पास में जो बजट है उसको मैं एजुकेशन पे कितना डाइवर्ट करूं, उसको मैं हेल्थ पे कितना डाइवर्ट करूं, उसको मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना डाइवर्ट करूं, उसको मैं डिफेंस पे कितना डाइवर्ट करूं। तो गवर्नमेंट के सामने भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, इसके बजट वो लेकर आती है, बजट में डिसाइड करती है किस पे कितना हम जो है रिसोर्सेज को लोकेट करें। और एक हाउस होल्ड में, एक परिवार के पास में पापा की जब सैलरी आती है तो पापा भी सोचते हैं कि इस सैलरी में से एजुकेशन के लिए क्या करना है, हेल्थ के लिए क्या इसमें से मैनेज करना है, अगर हमारे अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर है उस पर क्या आपको मैनेज करना है, कंजम्पशन पे क्या मैनेज करना है। तो 2 लोग हो गए, एक हो गया गवर्नमेंट, एक हो गए मान लीजिए आपके घर में आपके फादर। दोनों की अपनी प्रॉब्लम है। क्यों? उन गवर्नमेंट के पास में भी सोर्सेस लिमिटेड है और आपके फादर के पास में भी रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो दोनों के पास में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि क्या करें क्या ना करें। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस दोनों के पास में आता है, बस फर्क इतना है कि आपके फादर अपने बारे में सोच रहे हैं, बस एक
अपनी एक इंडिविजुअल फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, तो ये एक माइक्रो लेवल की जो है स्टडी है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की, तो इसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जो गवर्नमेंट है वो एग्रीगेट लेवल पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की स्टडी कर रहे हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का जो है सॉल्यूशन कर रहे हैं एग्रीगेट लेवल पे पूरे देश के स्तर पे, इसलिए वो एक लार्ज स्केल पे आ गया और इसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो समझ में आ गया आपको माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, ये इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की स्टडी करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, ये एग्रीगेट लेवल पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की स्टडी करता है। बेसिकली इंडिविजुअल और एग्रीगेट से दोनों को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। क्लियर है बच्चे। तो इसके अपने अपने डेफिनेशंस हर इकोनॉमिक्स ने लिखा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ते हैं, द टर्म ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैक्रोज विच मींस बिग। तो मैक्रो का मतलब क्या होता है, बिग, एग्रीगेट, लार्ज। आप कुछ भी आप इसका मीनिंग निकाल लीजिए इनमें से। In this way, the study of the various economy aggregates comes। अब देखिए वेरियस इकोनॉमिक, अब वेरियस में कौन कौन से इकोनॉमिक्स एग्रीगेट आ जाते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट भी एक इकोनॉमिक्स एग्रीगेट है, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूं तो मैं सबकी बात कर रहा हूं। इन्फ्लेशन, महंगाई की बात कर रहा हूं तो ये भी मैं सबकी ही बात कर रहा हूं। ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूं तो ये भी मैं सबकी ही बात कर रहा हूं। मैं बिजनेस साइकिल की मैं बात कर रहा हूं तो मैं पूरे बिजनेस की ही मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी क्या है, ये वेरियस इकोनॉमिक एग्रीगेट्स हैं। क्लियर है, अलग अलग इकोनॉमिक्स एग्रीगेट है। एम्प्लॉयमेंट एक अलग चीज हो गई आपका, ग्रोथ एक अलग चीज हो गया आपका, बिजनेस साइकिल एक आपका अलग चीज हो गया, इन्फ्लेशन और रिसेशन एक आपका अलग चीज हो गया। तो ये सारे इकोनॉमिक एग्रीगेट ही हैं, अलग अलग होने की वजह से इनको वेरियस इकोनॉमिक एग्रीगेट कहा है। तो यहां पे कह रहा है कि द स्टडी ऑफ वेरियस इकोनॉमिक एग्रीगेट कम्स अंडर द स्कोप ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ये सबके सब किसके अंदर आ जाते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं। इन शॉर्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स रेफर टू द स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक्स एग्रीगेट। ये जो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट है ना, इनकी स्टडी करता है। वेयर इन द इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन द वेरियस एग्रीगेट। और इकोनॉमिक का रिलेशन सिर्फ किसी एक एग्रीगेट के साथ में नहीं है, इकोनॉमिक का रिलेशन हमारे सिर्फ और सिर्फ, अब आप कहेंगे सर इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमिक क्या है, बार बार इकोनॉमिक वर्ड को यूज कर रहे हो। क्लियर है। तो बच्चे वो इकोनॉमी का मतलब ये हो गया जो आपके पास में जहां पे एक ऐसा एरिया जो कि आपको एम्प्लॉयमेंट देता है, उस जोन को हम इकोनॉमी कहते हैं। बेसिकली अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं ना, ठीक है, हमें 3 सेक्टर से हमें जो है कहीं ना कहीं हम अपने आप को जो है सर्वाइव करते हैं, हम सस्टेन कर पाते हैं 3 सेक्टर से। हम में से बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो कि प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई है। हम में से बाकी जो रेस्ट ऑफ बाकी जो हो गए, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं, और जो रेस्ट ऑफ बच गए उनमें से वो कि सर्विस सेक्टर में लगे हुए हैं। 3 ही सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, इसके अलावा कोई चौथा सेक्टर है नहीं। तो इन तीनों सेक्टर को अगर शॉर्ट में मैं बोलूं, मैं प्राइमरी सेक्टर ना बोल करके मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसके बाद तो प्राइमरी सेक्टर प्लस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्लस सर्विस सेक्टर इक्वल्स टू इकोनॉमी। बात समझ में आया आपको कि इकोनॉमी क्या होता है। तो मैं इकोनॉमी ग्रोथ की बात कर रहा हूं तो मैं इन सभी सेक्टर की ग्रोथ की बात कर रहा हूं। इकोनॉमी के बैकवर्ड की अगर बात होगी तो इन सभी सेक्टर की बैकवर्ड की बात होगी। तो हमारे पास में यहां पर इकोनॉमिक एग्रीगेट, तो इकोनॉमिक एग्रीगेट के अंदर हमारे पास में बहुत सारे एग्रीगेट्स आते हैं। इन्फ्लेशन बता दिया, एम्प्लॉयमेंट बता दिया, ग्रोथ बता दिया मैंने आपको। वेरियस एग्रीगेट ऑफ एन इकोनॉमी लाइक द टोटल एम्प्लॉयमेंट। देखिएगा एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होते हैं, हमारे 3 सेक्टर होते हैं हमारे इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। एक तो हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब आप सिर्फ अपना परिवार मत सोचिए, जितने भी परिवार हैं उन सब परिवार को ले लीजिए, हाउस होल्ड। एक फर्म, जितने भी यूनिट्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं, वो सारी की सारी, या फिर सर्विसेज का काम करती है फर्म, वो एक दूसरा सेक्टर हो गया। गवर्नमेंट, ये तीसरा सेक्टर है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट चौथा सेक्टर है। तो कितने सेक्टर हो गए हमारे पास में, 4 सेक्टर हो गए। क्लियर है बच्चे। तो 4 सेक्टर कौन कौन से हो गए हमारे पास में, 4 सेक्टर कौन कौन से हैं हमारे पास में, कितने सेक्टर है, 4 सेक्टर है। क्लियर है बच्चे। हमारे पास में टोटल 4 सेक्टर है इकोनॉमिक। और 4 सेक्टर कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास में आ गया हाउस होल्ड, और एक सेक्टर हमारे पास में हाउस होल्ड के साथ साथ में एक सेक्टर हमारे पास में आ गया फर्म।
क्लियर है बच्चे? और एक सेक्टर हमारे पास में आ गया गवर्नमेंट, और एक सेक्टर हमारे पास में आ गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ये 4 सेक्टर बच्चे हमारे पास में हैं इकोनॉमी के अंदर। चारों का रोल रहता है। हाउस होल्ड का मतलब क्या हुआ? मेरा और आपकी फैमिली की बात नहीं कर रहा मैं, जितने भी फैमिलीज हैं हमारे नेशन के अंदर उन सभी फैमिली को एक यूनिट में मैं बता रहा हूं, हाउस होल्ड उसका नाम दे दिया है हमने। तो ये डिमांड करते हैं। अब मैं डिमांड करता हूं, मेरे परिवार में चीजें हैं, कंजम्पशन है अपना, वो डिमांड करते हैं। आपके परिवार में जो चीजें डिमांड करते हैं, हम सब एक डिमांड करने वाले हम सब लोग हैं। दूसरा, गवर्नमेंट भी डिमांड करती है। गवर्नमेंट भी क्या करती है? रोड बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए उसको, स्कूल बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए उसको, मेडिसिन के लिए उसको चाहिए, वो मिड डे मील के लिए उनको चाहिए, उनको वेपन्स बनाने के लिए चाहिए। तो गवर्नमेंट भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करती है, फर्म भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करती है, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स में भी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं। तो ये चारों सेक्टर की डिमांड को अगर हम ऐड कर दें, जितना गवर्नमेंट ने करा, जितना हाउस होल्ड ने करा, जितना फर्म ने करा, जितना हमने यहाँ से एक्सपोर्ट करा, इन सभी डिमांड को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये हमारा बनता है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब ये चारों के चारों सेक्टर की डिमांड की बात कर रहा हूं। क्लियर है बच्चे? तो ये वही बात कर रहा है एग्रीगेट डिमांड। समझ में आया एग्रीगेट डिमांड मतलब क्या हुआ? नेशनल इनकम, ये सारे के सारे क्या है? ये बता रहा है कि वेरियस एग्रीगेट्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या क्या है, एक इकोनॉमी में कितने प्रकार के एग्रीगेट्स हैं। तो वो चार, ये कुछ प्रकार के एग्रीगेट्स हैं जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट बता रहा है, एग्रीगेट डिमांड बता रहे हैं, नेशनल इनकम बता रहे हैं, टोटल सेविंग बता रहे हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं, आर स्टडीड। दिस स्टडी इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द एग्रीगेट्स। और इस स्टडी को किसी एक इंडिविजुअल की सेविंग के ऊपर स्टडी नहीं कर रहे हैं हम किसी एक इंडिविजुअल की इनकम के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम एग्रीगेट्स लेवल पे इन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। तो द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द एग्रीगेट्स, वेयर इन द एग्रीगेट्स ऑफ द वेरियस यूनिट्स आर द एक्सप्रेस्ड एज अ वेरिएबल। और इन सबको हमने क्या करा? वेरिएबल बोला। The determination of the level of the employment and the national income is the part of the subject of the matter of the macroeconomics। हमारा नेशनल इनकम कितना होना चाहिए, नेशनल का मतलब कि हम सभी लोगों की आय का स्तर क्या होना चाहिए, ये सभी चीज क्या किस चीज का पार्ट है? एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो ये डेफिनेशन आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की है, जिसके अंदर के अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अलग अलग चीजों के अकॉर्डिंग बताया भी है। हाँ जी, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स तो अलग अलग इकोनॉमिक्स ने भी इसकी जो है डेफिनेशन दी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट ओनली विद एन इंडिविजुअल्स, ये एक इंडिविजुअल के साथ में डील नहीं करता है, बल्कि क्वांटिटीज एज सो बट विद द एग्रीगेट्स ऑफ दीज क्वांटिटीज। यही जो इंडिविजुअल लेवल की जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, अगर ये एग्रीगेट लेवल पे पहुंच जाती है तो इसको डील करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। नॉट विद द इंडिविजुअल इनकम्स, ये इंडिविजुअल इनकम के बारे में बात नहीं करेगा, बट विद द नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम की स्टडी करेगा। नॉट विद द इंडिविजुअल प्राइस, उसकी बात नहीं करेगा, बट विद द प्राइस लेवल ऑफ कम्युनिटी इन अ नेशन। नॉट विद द इंडिविजुअल आउटपुट, कि मैं कितना प्रोडक्शन करूं, इसके ऊपर मैक्रो इकोनॉमिक डिस्कस नहीं करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है स्टडी करता है बट विद द नेशनल आउटपुट, पूरे देश का हमारा प्रोडक्शन लेवल कितना होना चाहिए। तो ये हमारे पास में मैक्रो इकोनॉमिक्स है इतना, और किसी एक का भी आप लिख देंगे सफिशिएंट है, एक ही डेफिनेशन को बार बार रिपीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहां पर बच्चे बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ऑलरेडी जब मैं डिस्कशन कर रहा था तो आपका मैंने मैक्रो और माइक्रो दोनों डिस्कशन में मैंने आपके साथ में रखा है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में अगर हम बच्चे बात करें तो क्या है माइक्रो? मतलब माइक्रो वर्ड से ही क्लियर है कि माइक्रो का मतलब होता है छोटा। तो जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस वो इंडिविजुअल लेवल पर भी आती है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड मेरे पास में भी है। फॉर एग्जांपल मेरे पॉकेट में जितने भी पैसे हैं वो लिमिटेड है। अब मैं मार्केट में जाता हूं और फ्रूट और वेजिटेबल मुझे दोनों बाय करना है, तो मैं कंफ्यूज हूं कि अगर मैं वेजिटेबल ज्यादा ले लेता हूं तो फ्रूट्स कम आएंगे मेरे पास में, क्योंकि मेरे पास में जो मेरे पास में बजट है मेरा वो लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। और फ्रूट ज्यादा ले लूंगा तो वेजिटेबल कम आएगा, तो मैं कंफ्यूजन में आ गया मैं क्या लूं। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेरे सामने आ गई बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। अब मैं इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की स्टडी करूंगा कि मेरे लिए बेस्ट क्या होगा, मेरे लिए सबसे अच्छी चीज क्या होगी, किसी का सिलेक्शन मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल की तरफ लेके जाएगा। तो मुझे ऐसी अवेयरनेस और ऐसी नॉलेज मेरे पास में होनी चाहिए जिससे कि मैं अपने आप का फायदा कर पाऊं। तो
प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेरे पास में आ गई है बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। अब इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से बाहर कैसे निकलूं, और मैं अपना सब चीज तो नहीं ले पाऊंगा ऑब्वियसली, बट मैं अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फाइड किस तरीके से कर पाऊंगा, इसकी स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्लियर है बच्चे, बात समझ में आया? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इसलिए आप पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि आप जो है, जो आपने पहले पढ़ा, ताकि आप इंडिविजुअल लेवल पे अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फाइड कर पाए, या फिर बेस्ट से बेस्ट अपने आप को फायदे तक आप अपने आप को लेके जा पाए, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली इंडिविजुअल लेवल की स्टडी करता है, इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को डिस्कस करता है। तो आगे यहां पर करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऑन द अदर हैंड इज द ब्रांच ऑफ द इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड फर्म इज मेकिंग डिसीजन। तो वही कह रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द अदर हैंड इज द ब्रांच ऑफ द इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आप पेपर में जब आंसर करो ना, तो ऐसी चीजों को ऐसे कर दिया करो, क्योंकि कॉलेजेस के अंदर मैंने देखा हुआ है इतने ज्यादा थ्योरी लिखने के बाद भी वो 5-7 नंबर का 8-8 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसमें वो 1 नंबर देकर के आगे बढ़ जाते हैं। बताओ, वो पढ़ते ही नहीं है। इसलिए आप उनको पढ़वाओ भाई, स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, नजरें जाएंगी, मार्क्स खुल के निकल के आएंगे। एंड द फर्म इज द मेकिंग अ डिसीजन रिगार्डिंग द, फर्म एक डिसीजन लेता है लोकेशन ऑफ द स्केयर ऑफ द रिसोर्सेज एंड द इंटरेक्शन अमंग दीज इंडिविजुअल्स and firm. The word micro has been taken from the Greek micro, which signifies the small. इसका मतलब क्या है, small है। Microeconomics theory the problem of the related to the individual, industry, firm, markets, other economic units are studied such as the price determination of the commodity. कोई commodity का price क्या रखूं मैं, ये मेरा क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इससे कुछ एग्जांपल है कि भाई डिमांड कितनी करनी चाहिए, मुझे कितनी चीजें प्रोड्यूस करनी चाहिए, प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, प्राइस क्या रहना चाहिए, फैक्टर प्राइसिंग क्या रहनी चाहिए, जो रिसोर्सेज हैं उसके प्राइसेस क्या रहने चाहिए, लेबर में कितने रुपए में हायर करूं, लैंड कितने रुपए का रेंट में हायर करूं, ये सारे मेरी प्रॉब्लम इंडिविजुअल लेवल पे है। तो ये फैक्टर प्राइसिंग का मतलब होता है कि रिसोर्सेज जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं उसकी प्राइसेस क्या हो, लेबर की कितनी हो, लैंड की कितनी हो, इंटरेस्ट रेट हमें क्या पे करना चाहिए, हमें प्रॉफिट कितना रखना चाहिए, सब फैक्टर प्राइसेस हैं। Following are the some important the definition of the microeconomics. Microeconomics is the study of the economic action of individuals and well defined the groups of individuals. क्लियर है बच्चे? तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं दोनों की। मेन है कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। कभी भी डिफरेंस करना हो तो उसको आप पैराग्राफ के अंदर डिफरेंसेस आप नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको बीच में लाइन डालना पड़ेगा, 2 पार्ट्स में आप डिफरेंसेस करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में अगर आप डिफरेंसेस की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे वही चीजें बार बार रिपीट होंगी जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, बस इसको आप एक बार गो थ्रू हो जाइए। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल्स, क्लियर है, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडीज ऑफ अ प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द एन इकोनॉमिक सच एज द नेशनल इनकम, टोटल सेविंग, क्लियर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, ये प्राइस कितना मेरे कम्युनिटी का हो जो मैं जो प्रोड्यूस कर रहा हूं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, ये किसी से रिलेटेड है। वाइल द formulating economic theories, the microeconomics assume that other thinkings remain constant. तो आपने जब प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था, आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, तो आपने भी पढ़ा था अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। आपने प्राइस डिटरमिनेशन इन डिमांड पढ़ा था, इन इंडिविजुअल डिमांड पढ़ा था कि किसी कम्युनिटी की डिमांड जो है इंक्रीज हो रही है। आपने एक्सपेंशन इन कॉन्ट्रैक्शन डिमांड पढ़ा था कि एक्सपेंशन ऑफ डिमांड क्या होता है बेसिकली, कि जब किसी कम्युनिटी की प्राइस रिड्यूस होती है तो डिमांड ज्यादा होती है, तो इसको हम एक्सपेंशन इन डिमांड कहते हैं, बट अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। तो जब भी हम एक इंडिविजुअल थ्योरी का डिस्कशन कर रहे थे, हम माइक्रो लेवल पे स्टडी कर रहे थे, तो वहां पर हम एक चीज के ऊपर डिस्कस कर रहे थे तो बाकी चीजें भी अफेक्ट कर सकती थी, इसलिए हम उसको क्या बोल दिया हमने, वो कांस्टेंट है, उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपने लेवल पे चीजों को सोच रहे हैं। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता है, हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड होती है। क्लियर है बच्चे? अब हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड कैसे होती है आप देखेंगे जरा। मान लेंगे कि डिमांड का लेवल, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। अब अनएम्प्लॉयमेंट आने से क्या होगा, बेरोजगारी आने से लोगों के पॉकेट में पैसा नहीं होगा, लोगों के पॉकेट में पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, डिमांड जो है वो डाउन कर देगा। जब पैसा ही तो खरीदने क्या जाओगे आप, खरीदोगे क्या, खरीदारी क्या करोगे, तो डिमांड जो है वो डाउन हो जाएगी। जब डिमांड हमारी डाउन हो जाएगी तो आपको पता है कि जो फर्मों का जो गुड्स है वो अनसोल्ड रह जाएगा, तो अनसोल्ड रह जाएगा तो वो क्यों और प्रोड्यूस करेंगे, वो जो लेबर उनके पास में वो उसको घर बिठा देंगे कि भैया पहले ये माल निकलने दो, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ गया। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी चीज को हम कांस्टेंट या फिर नहीं एज्यूम कर सकते, सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। तो यहां पर ये वही बात कर रहा है। इसके बाद अगर हम जाते हैं कि द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइस एंड द मेन डिटर्मिनेशन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द नेशनल इनकम।
तो प्राइस का मतलब कोई कम्युनिटी मैंने प्रोड्यूस करा या कोई कम्युनिटी मैं लेने जा रहा हूँ, उसका प्राइस क्या होना चाहिए बेस्ट। और नेशनल इनकम का मतलब है कि हमारे देश को हमें किस लेवल तक हमें लेकर के जाना है। आगे और डिटेल में बताऊंगा नेशनल इनकम का मतलब में। एक्सप्लेन द मैक्रो इकोनॉमिक्स इश्यूज इन एन इकोनॉमी। तो अब सवाल है कि भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स के इश्यूज क्या हैं इकोनॉमी के अंदर। पहले सवाल समझिए, सवाल क्या है और क्या जानना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, फिर आंसर देने पर हम आएंगे। तो आपको बताना क्या है मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज। ये तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इश्यूज का मतलब यह है कि जैसे कि भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स में किन किन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, किन किन समस्या, कौन कौन सी समस्या आती है जिसका मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें ऐसी प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन करना है जिसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की अवेयरनेस और मैक्रो इकोनॉमिक्स की नॉलेज की हेल्प से उन प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। उसमें से एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, वो प्रॉब्लम कौन कौन सी होती हैं। एक एग्जांपल लेते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अभी डेफिनेशन पे भी जाऊंगा, फिलहाल सुनिएगा। ये कहानी है कुछ 1930 की, बात कर रहे हैं हम यूएसए के, अमेरिका की। उससे पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, लोगों की इनकम बढ़ती जा रही थी, बट 1930 में कुछ ऐसा हुआ कि वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट आने लग गया। और अनएम्प्लॉयमेंट इतने लंबे समय तक वहां पे रहा कि इसने पूरे वर्ल्ड को फिर कैप्चर कर लिया। फिर पूरी दुनिया में बेरोजगारी आ गई। अब पूरी दुनिया में जब बेरोजगारी आई, अनएम्प्लॉयमेंट आया, तो जाहिर सी बात है एक बेरोजगार आदमी की जेब में कितना पैसा रहता है आप भी जानते हैं, कुछ नहीं रहता, जीरो रहता है। तो अब लोग डिमांड नहीं कर पा रहे थे। डिमांड किस चीज की? गाड़ी, मोटर, कार, ये सब चीजें कहां से खरीदेंगे, घर मकान कहां से बनाएंगे। बस वो इवन खाने के लिए जब पैसे नहीं है, जब आप बेरोजगार हो गए हैं, तो बाकी चीजों की डिमांड तो आप भूल ही जाइए, कपड़े उपड़े की डिमांड। तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट जब पूरे देश में इस तरीके से फैला, उसके बाद लैक ऑफ डिमांड क्रिएट हो गया, डिमांड जो है वो कम हो गया, डिमांड का लेवल नीचे आ गया। डिमांड का लेवल नीचे आया तो जो फर्मों का जो भी स्टॉक रेडी था वो बिकना बंद हो गया। तो अनसोल्ड स्टॉक होने लग गया फर्मों के पास में। फर्म ने क्या करा, यार यही स्टॉक नहीं निकल रहा है और मैं और क्यों प्रोड्यूस करूं, तो प्रोडक्शन स्लो कर दिया और जो लोग काम कर रहे थे उसको और घर बिठा दिया। तो ये पूरा एक साइकिल बन गया। तो हमारा प्रॉब्लम क्या था, हमारी प्रॉब्लम ये थी कि अनएम्प्लॉयमेंट आ गया था, और अनएम्प्लॉयमेंट से हम अपनी नेसेसिटीज की चीज या फिर हम अपने कंफर्ट की चीजें हम अपने लिए अवेलेबल नहीं करवा पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं हम जो है जो ह्यूमन रिसोर्स होता है वो बैकवर्ड जा रहा था। अब बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। बच्चे, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ये हो गया कि जो ह्यूमन फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है कि एक ह्यूमन के पास में, एग्जांपल के लिए मैं बार बार इस बात को रिपीट करूंगा, इस बात को समझिए। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? इसका मतलब यह है कि आपको एक अच्छी जो है एजुकेशन मिल पाए, आपको एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिल पाए। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? तो अब जब एक आपके पास में एक अच्छे एजुकेशन है, आपके पास में एक अच्छी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास में अवेलेबल है, और इसके साथ साथ में आपकी जो है नीड्स फुलफिल हो पा रही, जो बेसिक नेसेसिटीज है वो फुलफिल हो पा रही है। तो ये सारी चीजें आपके पास में, ये सारी क्या कहते हैं, ये इसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर अगर आप देखते हैं तो जब अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कि लोग जो है सर्वाइव करने लग जाते हैं। लैक ऑफ डिमांड हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट फिर से बढ़ने लग गया, और फिर ये हम बैकवर्ड जाने लगे, पीछे होने लगे, लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो बैकवर्ड होने लगी। तो एक मेजर प्रॉब्लम आया, और ये प्रॉब्लम ने फिर इस तरीके से पूरी दुनिया को घेर लिया। पूरी दुनिया में बेरोजगारी जो कनेक्टेड थी यूएसए से, सारे के सारे उसके जो है उसके अंडर में आ गए, और पूरी दुनिया ने फिर इस रिसेशन को फेस करा। ये रिसेशन अब तक का सबसे बड़ा रिसेशन माना जाता है। ये जो है इवन कमोडिटी के प्राइस फिर डाउन होने लगे। समझिएगा, जब चीजें बिक नहीं रही तो भाई बेचने वाला करेगा क्या? डाउन मारेगा प्राइस। अब बिक क्यों नहीं रही है? डिमांड नहीं है। डिमांड क्यों नहीं है? भाई जेब में पैसा नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट आया, जेब से पैसा गया, जब जेब से पैसा गया तो डिमांड कम हो गया, जब डिमांड कम हुआ तो सप्लाई ज्यादा हो गई, जब सप्लाई ज्यादा हुई तो प्राइस फॉल हुई, बट प्राइस फॉल होने कोई इफेक्ट फायदा नहीं हुआ क्योंकि पॉकेट में पैसा ही नहीं खरीदने के लिए। तो यहां पर आप कुछ इस तरीके के पूरा आपको एक इफेक्ट देखने को मिला, और ये पूरी दुनिया में इस तरीके चलने लग गया, और गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में कमी आ गई।
क्योंकि हमारी लाइफ जो है कंफर्ट होती है, हम एक एजुकेशन ले पाते हैं, हम हेल्थ फैसिलिटीज ले पाते हैं, हम बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करते हैं, हम लग्जूरियस गुड्स का कंजम्पशन करते हैं, तब जाकर के हमारी लाइफ कंफर्ट होती है। लेकिन जब इन गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो ही कम हो जाए तो फिर हमें इन सब चीजों के बिना रहना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं बैकवर्ड। और फिर बैकवर्ड में पूरी दुनिया जो है जाने लगी। उस समय जो है इकोनॉमिक्स में जो है उसी समय मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ था 1930 के बाद। क्योंकि इस प्रॉब्लम को गवर्नमेंट ने सोचा कि यार हमें फिर कुछ ऐसे हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इंटरफेयर करना पड़ेगा जिससे कि हम इस तरीके की प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कर पाए। तो गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इंटरफेयर करा और जो इकोनॉमिक्स थे उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स यहां पर जो एस्टैब्लिश करा और यहां पर अलग अलग चीजें यहां पर डेवलप करी कि सबसे पहले गवर्नमेंट ने ये कोशिश करा कि भैया वो अपनी तरफ जो पैसा था उसका इन्वेस्टमेंट करने लगी। इन्वेस्टमेंट का मतलब भैया फ्लाईओवर बनाने लगी, पुल बनाने लगी, ट्रेनें, बुलेट ट्रेन, ये सब बनाने लगी। क्यों? ये बनाने से क्या होगा? ये बनाने से लोगों को रोजगार मिलेगा। अच्छा, फिर उससे क्या होगा? ये बनाने से ये जो है रॉ मटेरियल आएगा तो वहां से डिमांड जनरेट होगी, वहां डिमांड जनरेट होगी तो फिर वहां पर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लग जाएगा और फिर यहां भी रोजगार, वहां भी रोजगार, फिर इनके पास में जेब में पैसा आएगा तो ये डिमांड करने के लिए बाहर निकलेंगे, ये डिमांड बाहर करेंगे तो फिर उन फर्मों में भी चलने लग जाएंगे। इस तरीके से फिर ट्रैक पे आ जाएगा। तो इस तरीके के इंटरफेरेंस से, गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट से हम इस तरीके की प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में किन किन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली आपको समझना होगा अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। वो लोग जो कि एलिजिबल हैं कोई भी काम करने के लिए, जो कैपेबल हैं वर्क करने के लिए और इंटरेस्टेड भी हैं वर्क करने के लिए और करंट वेजेस रेट पे भी रेडी हैं काम करने के लिए, उसके बावजूद भी उसको काम ना मिले, तब उसको अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। अब काम तो मिल रहा है लेकिन आप कहोगे मैं 10 लाख रुपए लूंगा, नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा, जबकि 50,000 रुपए उसका है कि सब 50,000 रुपए उसका करंट वेजेस रेट चल रहा है, और आप कहेंगे 10 लाख रुपए दोगे तभी करूंगा। आपको काम पर ही रखा, आप ये नहीं बोल सकते मैं बेरोजगार हूं, आप अपनी मर्जी से बेरोजगार हुए। काम तो है लेकिन आप उस काम करने के लिए कैपेबल नहीं हो। आप 90 साल के हो चुके हो और आप जाते हो लेबर में, आप जाते हो, आप वेट उठाने वाले काम करने के लिए जाते हो, वहां आपको काम नहीं मिलता है तो आप बोलोगे नहीं कि मैं बेरोजगार हूं, वहां पर आप उस काम को करने के लिए कैपेबल नहीं हो। अगर आप काम को करने के लिए कैपेबल हैं, करंट वेजेस रेट पर आप रेडी हैं, उसके बाद भी अगर आपको काम नहीं मिल रहा है, तब आपको अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा। क्लियर है? और मैं आपको बताता हूं कि 1930 में उस समय 25% अनएम्प्लॉयमेंट चला गया था। इसका मतलब यह है कि हर 4 में से एक बंदा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा था। तो कितनी बड़े स्केल पर अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करा। तो यहां पे वही कुछ डिस्कस करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स इश्यूज, क्योंकि भैया बेरोजगारी ही सब चीजों को चपेटे में लेकर आती है। तो ये आपके पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक मैक्रो इकोनॉमिक्स इश्यूज है। मैंने बताया ना कैसे बेरोजगारी आई, हमारे पास में जो है हमारे पास में पैसे कम हो गए, पैसे नहीं है, हमारा डिमांड कम हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि अनसोल्ड स्टॉक बच गया फर्मों के पास में, इससे अनएम्प्लॉयमेंट और जनरेट हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट है, हम घर बैठे हुए हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो रुक गया, गुड्स एंड सर्विस का फ्लो डाउन हो गया। तो हम हमारी लाइफ जो है गुड्स एंड सर्विसेज के बिना कैसे एग्जिस्ट कर सकती है, आप सोच के देखिए। अगर मैं आपके सामने हूं तो मैं कपड़े पहन के हूं, मैं खाना खा करके आया हूं, मैं जाकर के खाना खाऊंगा, मैं मार्केट चला रहा हूं, मैं इस स्मार्ट बोर्ड की हेल्प से आपको पढ़ा रहा हूं, हर जगह तो हम जो गुड्स एंड सर्विसेज का यूज कर रहे हैं, अगर इन्हीं का फ्लो कम हो जाए तो हमारी लाइफ में कितनी ज्यादा जो है स्ट्रगल आ जाएगा। तो इसलिए तो यहां पर आपके पास में अगर अनएम्प्लॉयमेंट आ जाए तो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो रुक जाता है और ये एक मेजर इश्यूज है। इट रेफर टू द इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी का मतलब क्या? इच्छा के विरुद्ध, मतलब काम करना तो चाहता हूं मैं लेकिन मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो मुझे अगर मैं काम नहीं कर पा रहा हूं तो ये मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से घर बैठ रहा हूं, मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे घर बैठना पड़ रहा है। क्लियर है बच्चे? इसको बोलते हैं इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब होता है इच्छा है और इनवॉलंटरी मतलब कि इच्छा के विरुद्ध। इडलनेस ऑफ द रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द मैन पावर। अगर मैन पावर या फिर हमारी कोई अदर रिसोर्सेज, ठीक है ना, वो यूज होना चाह रही है बट फिर भी उसका यूज नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है। इन केस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक्स एक्चुअल आउटपुट विल बी लेस देन द इट्स पोटेंशियल आउटपुट। बच्चे इकोनॉमी का होता है कि भैया इतना प्रोडक्शन कर सकती है वो, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट है तो प्रोडक्शन वो इतना ही कर पा रही है। तो ये क्या है? पोटेंशियल है उसकी, बट वो क्या है? एक्चुअल आउटपुट है। क्लियर है बच्चे? तो ये वही बात कह रहा है। दिस इज द रीजन वाई द रिडक्शन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेरियस पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट। इसलिए ये बहुत एक मेजर इश्यूज है। उसके बाद बच्चे हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, इन्फ्लेशन पे। अब सवाल यह है कि सर इन्फ्लेशन, अब क्वेश्चन पे हम आते हैं बच्चे इन्फ्लेशन पे। तो इन्फ्लेशन किसे कहते हैं?
तो बेटा इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? किसी कमोडिटी का प्राइस जो है लगातार बढ़ना। कल 10 का था, कुछ जैसे अभी कुछ 2-4 दिन हुए, फिर 12 का, 15 का, 20 का, 25 का, 50 का, 100 का, 150 का, 200 का, 300 का प्राइस लगातार कंटिन्यूसली प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसको इन्फ्लेशन कहेंगे। ऐसा नहीं कि मेरी फीस बढ़ गई 3-4 साल के बाद 50-100 रुपए, आप कहोगे भाई भागो देश में महंगाई आ गई, महंगाई आ गई। ऐसे नहीं, कमोडिटीज के प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज होना, सभी प्रकार की कमोडिटी के प्राइसेस कंटिन्यूसली इंक्रीज होना, इसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन का मेजर रीजन क्या होता है? मान लीजिए, देखिए इन्फ्लेशन होता कैसे है। अगर मैं बात कर रहा हूं, अब टॉपिक है इन्फ्लेशन की, तो ये डिस्कस कर लेते हैं। इन्फ्लेशन कैसे होता है? सबसे पहले लोगों के पास में जो है कुछ पॉइंट्स इसको समझेंगे। देखिएगा इन्फ्लेशन होता क्या। सबसे पहले लोगों के पास जो परचेसिंग पावर है, अगर लोगों की परचेसिंग पावर ज्यादा हो जाए, खरीदने की क्षमता बढ़ जाए, उसकी क्रय करने की क्षमता कैसे बढ़ सकती है? गवर्नमेंट जो है रेवड़ियां बांट रही है फ्री में, इलेक्शन आने वाला है, मतलब कहने का मतलब है कि ट्रांसफर पेमेंट कर रही है गवर्नमेंट। कोई काम वाम तो लोग कर नहीं रहे, फिर भी सरकार पैसे दिए जा रही है उसको। कैसे? भैया आप बूढ़े हो गए हो, ले जाओ 10,000 रुपए। भैया बस में टिकट लेने की जरूरत नहीं, बस में टिकटें महिलाओं की फ्री कर दी। तो इस तरीके के ट्रांसफर पेमेंट से लोगों के पॉकेट में पैसा आता है, तो परचेसिंग पावर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट ने टैक्स को कम ले रही है, जिससे लोगों के पास जो पैसा है वो पैसा अच्छा खासा आ रहा है। अब ये पैसा आता तो क्या होता है? आपने कभी देखा ना, आपके पॉकेट में कभी पैसा आ गया तो आपने क्या करा उस पैसे पे? फटाफट पहुंच जाते हैं कहीं ना कहीं, कुछ खाने, कुछ पीने, पार्टी करने, कुछ खरीदने, कपड़े शॉपिंग करने, कहीं ना कहीं निकल जाते हो ना आप। पैसा आते ही क्या होता है? परचेसिंग पावर बढ़ती है, तो डिमांड लेवल बढ़ जाता है। और जब डिमांड लेवल आपका बढ़ जाएगा तो इस सिचुएशन पे आप आ जाओगे कि आपका डिमांड तो ज्यादा है, बट आपकी सप्लाई के कंपेटिटिवली डिमांड जब ज्यादा आ जाएगा तो क्या होगा कि मतलब चीजें अवेलेबल 4 हैं और खरीदने वाले 10 लोग पहुंच गए, तो क्या होगा? अब कंपटीशन क्रिएट्स हो जाएगा खरीदने वालों के बीच में, भैया मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो कंपटीशन क्रिएट्स अमंग्स द बायर एंड प्राइस विल बी इंक्रीज। क्लियर है बच्चे? तो अगर यहां पे क्या होगा, फिर उसके बाद प्राइस आपका इस सिचुएशन में क्या होगा, जो प्राइस है वो आपका इंक्रीज होने लग जाएगा। बात समझ रहे हैं बच्चे? तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। अब सवाल है कि इन्फ्लेशन से समस्या क्या है, प्राइस बढ़ने से समस्या क्या है, वो मैं बताता हूं। प्राइस बढ़ने से समस्या क्या है, सबसे पहले अब मैं बताऊंगा इन्फ्लेशन का कुछ कुछ कंट्रीज के मैं एग्जांपल भी दूंगा। ये जब प्राइस जब लगातार बढ़ता है ना, तो मान लीजिए कोई एक पर्सन है, इसकी डेली की इनकम 100 रुपीज है, और किसी तरीके से अपने लिए ये 2 टाइम का, अपने लिए 2 टाइम का, एक मॉर्निंग का और एक इवनिंग का, 2 टाइम का ये अपने लिए फूड अवेलेबल करवा पाता है किसी तरीके से। और इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब होता है कि प्राइस का ज्यादा हो जाना। ठीक है? तो जो चीज अब उसकी 100 रुपए में आ रही थी, अब वही चीज उसको अब 200 रुपए मिलने लगी। क्यों? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अब बताइए, जो अब वो 100 रुपए में जो चीज अपने लेकर आ रहा था, वो उसकी कीमत 200 रुपए हो जाएगी, तो उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? उसके पास में उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? अब हाफ क्वांटिटी हो जाएगी। 200 रुपए, भाई 100 रुपए किलो कोई सामान है, उदाहरण के लिए आप 100 रुपए लेके गए, 1 किलो लाते थे, अब 200 रुपए किलो हो जाए, तो अब 100 रुपए देंगे तो कितना आएगा? आधे किलो आएगा ना, तो क्वांटिटी हाफ आएगी। तो अब आप एक टाइम का ही आप अपने पास में वो फूड आपके पास में हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप पॉवर्टी लाइन पर थे, किसी तरीके से आप अपने आप को सस्टेन कर पा रहे थे, अब आप क्या हो गए? बिलो दी पॉवर्टी लाइन हो गए, तो पॉवर्टी इंक्रीज होती है। तो इन्फ्लेशन से क्या होता है? इन्फ्लेशन से आपको ये देखने को मिलेगा कि पॉवर्टी पॉवर्टी इंक्रीज होगी, और जब पॉवर्टी इंक्रीज होगी तो लोगों का जो लाइफ है, लाइफ जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो क्या हो जाएगा? लिविंग स्टैंडर्ड बैकवर्ड। पॉवर्टी क्या करता है? पॉवर्टी से क्या होगा? जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है, बैकवर्ड लिविंग स्टैंडर्ड हो जाएगा।
बैकवर्ड लिविंग स्टैंडर्ड हो जाएगा। और यही कोई भी कंट्री, कोई भी इकोनॉमी नहीं चाहती कि वहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बैकवर्ड हो जाए। क्लियर है बच्चे? बेसिकली मेजर रीजंस क्या है इसके लिए कि ट्रांसफर पेमेंट इसके लिए मेजर रीजंस है। ठीक है ना? तो आप ये बोल सकते हो यहां पर ट्रांसफर पेमेंट की वजह से परचेसिंग पावर बढ़ती है, डिमांड बढ़ता है, डिमांड ज्यादा हो जाता है, प्राइस बढ़ती है, पॉवर्टी बढ़ती है और बैकवर्ड लिविंग स्टैंडर्ड हो जाता है। क्लियर है बच्चे? तो ये सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं? इन सब चीजों को हम बोलेंगे इन्फ्लेशन। जिम्बाब्वे में आप हैरान करोगे कि आपके हर दूसरे तीसरे दिन 98% इन्फ्लेशन आ रहा था। 90। अब इसका क्या मतलब है, जरा वो भी समझिए आप बच्चे। मान के चलिए कि आपकी इनकम पहले 100 रुपए थी। इनकम एक अच्छे से एग्जांपल समझते हैं। आपकी इनकम 100 रुपीज है, ठीक है? ये 2021 की बात कर रहा हूं या 2022 की बात, 23 की बात कर लेते हैं। 100 रुपए इनकम थी, 2024 आ गया जी, और अब आपकी इनकम बढ़ गई। बताऊंगा अभी नेशनल इनकम जीडीपी क्या आता है, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है। अब आपकी इनकम हो गई 110 रुपए, ठीक है? या फिर पहले 100 रुपए इनकम थी और आपका एक्सपेंडिचर कितना था? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आप पहले मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, एक्सपेंडिचर आप 100 रुपए कर रहे थे, ठीक है? अब इस महीने इनकम आपकी हो गई 105 रुपए, ठीक है? इनकम 105 हुई, बट साथ में एक चीज और हो गई, इनकम के साथ साथ में इन्फ्लेशन भी आ गया। इन्फ्लेशन आपका आ गया 10%। क्लियर है? और आपका जो है इनकम में जो ग्रोथ है वो आपका आया 5%। इसका मतलब ये कि जो 100 रुपए की इनकम थी, 5% आपको ग्रोथ देखने को मिला, तो अब 105 रुपए आपकी इनकम होगी और इन्फ्लेशन आपका 10% हो गया। तो मतलब जो चीज़ आपका 100 रुपए में आ रहा था वो चीज़ कितने में आएगी? अब वो चीज़ें या 8% मान के चलिए, तो इन्फ्लेशन आपका 8% हो गया। तो जो चीज़ आपकी 100 रुपए में आ रही थी, उस चीज़ को खरीदने के लिए आपको एक्सपेंस कितना करना पड़ेगा? अब उस चीज़ को इन्फ्लेशन की वजह से आपको 108 रुपए खर्च करना पड़ेगा। तो आप इस बात को समझिए कि आपकी इनकम बढ़ने के बाद भी अब आपके पास में 105 रुपए है और आपको 108 रुपए देने हैं, तो क्या आप इसको ले पाओगे? नहीं, आप इसको नहीं ले पाओगे। तो इनकम बढ़ने के बाद भी आप बैकवर्ड चले गए बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। क्लियर है? यहां तो एटलीस्ट ये था कि भैया 100 रुपए की इनकम थी, चीज 100 रुपए की थी, तो कम से कम इनकम ना भी बढ़ी थी तब भी तो पूरी की पूरी चीज आ रही थी। तो इन्फ्लेशन आने से जो हमारा नेशनल इनकम बढ़ता है, जो हमारी ग्रोथ होती है, इन्फ्लेशन उसको क्या करता है? उसको खा जाता है। वो उस ग्रोथ का इंपैक्ट फिर हमारे ऊपर देखने को मिलता नहीं है। तो इतनी खतरनाक चीज है इन्फ्लेशन। मतलब आपके किए कराए मेहनत पे पानी फेरने वाली बात होगी इन्फ्लेशन, ठीक है? जैसे कि आप बड़ी सर्दी हो रही है और आपको हाथ जो है वो सेकने, आपने बड़ी मुश्किल से आग वाग जलाया और आप बैठे बड़ी तसल्ली से कि भैया अब तो मैं थोड़ी सी गर्माइश लूंगा, और उसके ऊपर पानी निकाल डाल देना। क्या समझते हैं? तो यही चीज है कि इन्फ्लेशन आपके किए कराए पर पानी फेर देता है, तो इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्लियर है बच्चे? तो यहां पर अगर आपके इससे क्या होगा, इस एक जो पर्सन है, उस पर्सन वो उसकी जो है लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा? इसका लिविंग स्टैंडर्ड पहले से क्या होगा इन्फ्लेशन की वजह से? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा? बैकवर्ड हो जाएगा ना। क्लियर है? तो इन्फ्लेशन के ये कुछ नुकसान हैं, पॉवर्टी बढ़ती है, बैकवर्ड चले जाते हैं। तो यहां पे मैं बात कर रहा था आपसे, इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूं। Inflation referred to an increase in the general price level of various goods and services in the economy. Clear है? Inflation referred to an increase in the general price level, जो general price level है in various goods and services in the economy. When there is a fall in the general price level of goods and services, this situation is known as the deflation. तो दोनों ही होता है, लगातार कीमतें गिर रही हैं तो डिफ्लेशन है, लगातार कीमतें बढ़ रही हैं तो इन्फ्लेशन है। डिफ्लेशन ज्यादा खतरनाक होता है इन्फ्लेशन से, आगे डिस्कस करेंगे इस बारे में। टू मच इन्फ्लेशन और टू मच डिफ्लेशन बोथ आर नॉट गुड फॉर एन इकोनॉमी। गवर्नमेंट एम्स एट द अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइस स्टेबिलिटी। सरकार की कोशिश रहती है कि भैया ना तो प्राइस बढ़े ना प्राइस घटे, प्राइस अपनी जगह रहे। आप कहोगे सर प्राइस ना बढ़े, ये बात तो समझ में आ गई है, बस प्राइस क्यों ना घटे? बेटा प्राइस घटता कब है? आपने भी सुना नहीं, जब
अनएम्प्लॉयमेंट आता है तो लैक ऑफ डिमांड आता है, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, प्राइस डिक्रीज हो जाता है। अब जब आप पे काम ही नहीं है करने को, तो 100 की चीज़ 5 रुपये में भी हो जाएगा, तब भी नहीं खरीद सकते आप। तो क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है इंक्रीज हो रहा है, इसलिए नहीं तो प्राइस का गिरना और ना ही प्राइस का बढ़ना, दोनों में से कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं है। और लगातार जब प्राइस गिरती है तो फिर फॉरेनर्स हमारे कंट्री में आकर के इंपोर्ट करने लग जाते हैं, सामान को खरीदने लग जाते हैं। क्लियर है बच्चे? तो ये भी चीजें हो जाती है, तो हमारे रिसोर्सेज रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की तरफ ट्रांसफर होने लग जाता है। तो स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन द एग्रीगेट डिमांड एंड द एग्रीगेट सप्लाई, हमें एक बैलेंस करना चाहिए कि जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई आसपास मैनेज रहे, तो इससे हमारा प्राइस में स्टेबिलिटी आएगी। फिर जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट अडॉप्ट्स द वेरियस फिस्कल मेजर्स, ये आगे पढ़ोगे फिस्कल पॉलिसीज आप आरबीआई की क्या क्या रहती है, या गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी रहती है और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रहती है प्राइस को स्टेबल करने के लिए। गवर्नमेंट क्या करेगी, देखिए प्राइस बढ़ रही है, अच्छा प्राइस बढ़ने का मतलब ये हो गया कि लोगों के पास में डिमांड ज्यादा हो रही है, तो डिमांड ज्यादा हो रही है, लोगों के पास में पैसा ज्यादा है, तो ऐसा थोड़ी करेगी सरकार पुलिस को भेजेगी लोगों के घर में जाकर चोरी करके लाओ, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। ऐसा थोड़ी पुलिस वाले मार्केट में घूमेंगे, भाई क्या है सब्जी थैला दिखाओ, क्यों खरीदा, अच्छा आलू प्याज मुर्गा बन जाओ, ऐसे थोड़ी डिमांड कम करेगी। फिस्कल पॉलिसी के थ्रू डिमांड को कम करेगी। फिस्कल पॉलिसी के थ्रू कैसे डिमांड कम करेगी, उस चीज को जरा आप समझने की कोशिश करेंगे। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करेगी कि लोगों के पास में पैसा ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, इन्फ्लेशन आ रहा है, तो क्या करेगी, टैक्स रेट बढ़ा देगी। लो बढ़ा दिया, अब आप लाख रुपए कमा रहे थे, पहले आप 10,000 रुपए सरकार को दे रहे थे, 90,000 खर्च कर रहे थे, और सरकार बोलेगी 15,000 रुपए दो, तो लाख में से 15,000 सरकार को दोगे टैक्स, तो 85,000 रुपए खर्च कर पाओगे, तो खर्च करने की कैपेसिटी या परचेसिंग पावर आपकी रिड्यूस हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपका डिमांड के लेवल को कंट्रोल किया जाएगा, इन्फ्लेशन से बचाया जा सकता है। सरकार बोलेगी अच्छा डिमांड बहुत करने लग रहे हो, ट्रांसफर पेमेंट को कम करते हैं, जो आपको ट्रांसफर पेमेंट कर रहे थे, जो सब्सिडीज दे रही थी, उसके ऊपर टाइट कर लेगी हाथ, ताकि आपके जो खर्चे वो इन चीजों के ऊपर होने लग जाए, ना कि आप और सरप्लस आप एक्सपेंस कर करके और डिमांड को बढ़ाओ। तो गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसी बना करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, इसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, इसको बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं, जो कि बजट में गवर्नमेंट इस पॉलिसी को लेकर के आती है। और जो बैंकों के थ्रू आरबीआई कंट्रोल करती है इस चीज को, उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, वो बाद में बात करेंगे, वो टॉपिक है हमारा। तो आपको समझ में आ गया भैया, इन्फ्लेशन समझ में आ गया, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट समझ में आ गया आपको, क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे बाकी आगे के ट्रेड साइकिल और इकोनॉमिक ग्रोथ, ये कुछ पॉइंट्स हम आगे और भी पढ़ेंगे, इसके अंदर पॉइंट्स अभी हैं पॉइंट हमारे पास में, और नेक्स्ट क्लासेस में हम इसके बाद इसको वाइंड अप कर देंगे। यूनिट 1 अगली क्लास में खत्म है, हम यूनिट 2 स्टार्ट कर देंगे, बड़ी तेज आगे बढ़ेंगे, सिलेबस टाइम से आपका हो जाएगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बच्चे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अगली क्लास का टाइम भी हो गया ना, मैं ऑलरेडी इसलिए लेट आकर के फिर मैं लेट